हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये प्रीवियस होमवर्क से, ये होमवर्क आपने ट्राई किया हुआ है। सो इट सेज कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट एक्सेलरेट। सो सोल्यूशन में यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दे रहा हूँ। आपको कैसे स्टार्ट करना था, ए सी एम इज़ ज़ीरो और ए सी एम की वैल्यू 3 पार्टिकल के लिए रहेगा M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 divided by entire mass, which is m1 plus m2 plus m3. So this is the formula of center of mass acceleration. It is claiming it to be zero, तो अपने को ज़ीरो क्लेम कर देना है। जैसे आप इसको ज़ीरो क्लेम करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 की जो वैल्यू है ये ज़ीरो आ जा रही है। अच्छा, अब अपने को M1 M2 M3 के बारे में पता है, इक्वल मास है तो सभी की वैल्यू m है तो m रख देंगे। और फर्स्ट एक्सेलरेशन a है, x डायरेक्शन में है, तो हम उसको a i कैप लिख सकते हैं। एज्यूमिंग कि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन गिवन है, और अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो वो स्पेसिफिक बोलेगा। जब कुछ भी नहीं बोला होता तो हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। प्लस m2 का मास भी m है, उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a है और ये y डायरेक्शन में, इसका मतलब वो j कैप है। थर्ड हमारे पास उसका भी मास m दिया गया, लेकिन उसका एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो उसका एक्सेलरेशन को हम लोग a3 पकड़ के रखेंगे और ज़ीरो बोल देंगे टोटल सम को। यहाँ से m को कैंसिल कर देंगे क्योंकि m ज़ीरो हो नहीं सकता है, तो अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि a i कैप प्लस a j कैप प्लस a3 वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट कि a3 वेक्टर की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस ए जे कैप। सो अपने को ये A3 का एक्सेलरेशन पता चल जाता है कि उसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो माइनस आई कैप डायरेक्शन और माइनस जे कैप डायरेक्शन में आएगा। सिंस आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया था तो A3 जो मैग्नीट्यूड आएगा वो A, आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऐसा लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, विच इज़ बेसिकली a√2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो a√2 जैसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, सो डी ऑप्शन सूट्स इट, सो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर आप पिक्चर बनाकर ड्रॉ करना चाहें तो कैसा चल रहा है, अपने पास एक पार्टिकल है m मास का जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, एक दूसरा पार्टिकल है m मास का जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और एक तीसरा पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन अपने को चाहिए था, लेकिन अपने को ये पता है कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करना है और ये दो पार्टिकल इस तरह से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टिकल को किधर जाना पड़ेगा, थर्ड पार्टिकल को इसको काउंटर करना होगा और इसको भी काउंटर करना होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए डाउन साइड एक्सेलरेशन रखेगा, इधर एक्सेलरेशन रखेगा, इसका मतलब इसका जो टोटल एक्सेलरेशन आना चाहिए वो इधर आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ द A3 इज कमिंग, यू सी माइनस आई कैप माइनस जे कैप। सो अगर ये दो एक्सेलरेशन अपने को पता है और ये पता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, तो थर्ड का एक्सेलरेशन कैसा आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसका थर्ड का एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा कि उसका मास और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसके मास और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, इसके मास और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को भी कैंसिल आउट कर देगा, सो दैट कि टोटल ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमको M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 के सम को ज़ीरो करना था। सो दिस इज हाउ यू कैन विजुलाइज कि थ्री पार्टिकल्स किस तरह से चलेंगे सो दैट उनका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा, राइट। और जिस तरह से ये एक्सेलरेशंस में हो रहा है, वेलोसिटी का केस रहा होता है, तो एक सिमिलरली हम लोग वही बोलते हैं कि वेलोसिटी अगर इसकी इधर दी गई, इसकी इधर दी गई, तो थर्ड की वेलोसिटी इधर आनी चाहिए अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जीरो होना है, यानी सेंटर ऑफ मास को नहीं चलना है, तो वो रेस्ट कंडीशन के बारे में हो जाएगा। फाइन, नाउ लेट्स क्विकली समराइज कि अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के मोशन से या पोजीशन से रिलेटेड क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने आरसीएम की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि आरसीएम क्या होता है, और आरसीएम आता है समेशन ऑफ MI/RI डिवाइड बाई समेशन ऑफ MI, जिसको हम लोग M लिख ले रहे हैं। फिर वीसीएम के बारे में जान लिया, वीसीएम कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ MI/VI डिवाइड बाई टोटल मास, और समेशन ऑफ M लिख सकते हो, जिसको हम लोगों ने P टोटल लीनियर मोमेंटम भी लिखा और टोटल मास भी लिखा। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन जो एसीएम की आप लोगों ने बनाया, दैट वाज समेशन ऑफ MI/AI डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI विच इज टोटल मास, विच कैन आल्सो बी रिटन एज नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय मास। अब इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलना है। तो एप्लीकेशन जैसे कि हम किसी पार्टिकल का भी पढ़ते थे, 1D मोशन, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को वॉच करते हैं, फिर वेलोसिटी निकालते हैं, फिर पोजीशन की तरफ आते हैं। दिस इज हाउ इट गोज इन काइनेमेटिक्स और मोशंस।
सो सबसे पहले यहाँ पर भी हमने ये चेक करना है कि क्या सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है। अगर है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। मोर ओवर यहाँ पर भी हम वो सारी इक्वेशंस लगा सकते हैं जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि इफ़ अगर अपने को पता चलता है ए सी एम इज़ कांस्टेंट, अगर अपने को ए सी एम कॉन्स्टेंट मिलता है एज अ वेक्टर, चाहे वन डायमेंशन में हो या मल्टीपल डायमेंशन में हो, देन वी कैन यूज दीज इक्वेशंस, देन वी कैन यूज वी वेक्टर, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए सी एम इंटू टी। पॉइंट इज कि वो जो इक्वेशंस हैं वो हम लगा सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, आरसीएम का मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने एस लिख दिया फॉर डिस्प्लेसमेंट पर्पस, ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन पोजीशन और पोजीशन वेक्टर रादर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी यू सी एम टी प्लस हाफ ए सी एम टी स्क्वायर। अगर ये सेंटर ऑफ मास आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेट से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप वेक्टर को हटा देंगे, आप आई मीन लाइक सिंबल को हटा देंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अगर मल्टीपल डायरेक्शन में है तो प्रॉपरली लिखने का, राइट। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन इन दोनों को यूज़ करके ड्राइव कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, वो सभी डायरेक्शन को कंसल्ट करके बनाया हुआ है, यानी कंसीडर करके बनाया हुआ है, सभी डायरेक्शन उसमें इन्वॉल्व है। अगर केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्सीएम बोल देंगे, इसको वीसीएम इन एक्स डायरेक्शन बोल देंगे, इसको एसीएम इन एक्स डायरेक्शन बोल देंगे। सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली इन जेड डायरेक्शन। सो कई बार क्या होगा कि आपको केवल एक ही डायरेक्शन का मोशन आएगा, तो फिर एक ही डायरेक्शन में हम बात करेंगे। तो अगर हम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लीनियर मोमेंटम भी अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन का होगा। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में है तो फिर फोर्स भी एक्स डायरेक्शन का रहने वाला है, राइट। तो वो आप ऑलरेडी जानते हो कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, दे आर सेपरेट, दे आर इंडिपेंडेंट। फाइन, सो एक तो ये केस हो गया। इसके बाद हम लोग इसको और प्रॉपर केस वाइज कर लेते हैं कि लाइक फोर्स के बेसिस पर क्या चलेगा। तो लेट्स से केस वन अपने को बोलना है कि अगर फोर्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है किसी सिस्टम में वो ज़ीरो होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस, इसके क्या मायने होने वाले हैं। सो देन वी कैन क्लेम समथिंग। व्हाट वी कैन क्लेम कि अगर फोर्स ज़ीरो हो गया, मास कांस्टेंट है, तो एसीएम को ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो रहने वाला है। एंड दिस विल बी ट्रू बोथ वेज, अगर एसीएम ज़ीरो है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो आएगा, राइट। अगर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन ज़ीरो आता है तो हम जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब निकलने वाला है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, दैट इज दिस इज अ कांस्टेंट। और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मास तो कांस्टेंट होगा सिस्टम का। हम लोग उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें मास कांस्टेंट है, यानी मास लीक नहीं कर रहा है या मास एड अप नहीं हो रहा है। जो मास लीक करेगा, एड अप होगा, उसको हम लोग अलग से डील कर लेंगे। तो अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट रहता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहने वाला है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहने वाला है। तो इसका कंक्लूजन ये निकल आएगा कि P दैट इज लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ मास ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। Total mass of the system. So when we say mass, that means total mass. If the total mass of the system does not change, then we can say P is a constant. And this P constant का मतलब हुआ initial P is equal to final P. जिसका दूसरा मतलब हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि initial momentum is equal to final momentum considering any two events, in one as initial, another as a final. राइट, इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस आल्सो कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो कभी आपसे पूछेगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मीन्स मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है।
फिर आपको ये भी जानने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कब बोलते हैं। हम तब बोलते हैं जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम इज़ ज़ीरो। सो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जिसका वही मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो दोनों का सेम मीनिंग चलता है। उसका ये भी मीनिंग होता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो चल रहा है। सो अपने को क्या करने का, पहले तो ये आइडेंटिफाई करने का कि क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है किसी सिस्टम पर। अगर वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स ओनली इंटरनल फोर्सेस आर देयर, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक तो वो मिलेंगे जिसमें एक्सेलरेशन को ज़ीरो, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को ज़ीरो करने से आंसर आएगा। फिर कुछ वो मिलेंगे जिसमें हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कांस्टेंट क्लेम कर सकते हैं, या फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। राइट। सो अगर आपको बोलना हो कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को डिफाइन कीजिए, तो आप बोलोगे कि इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम एक्सटर्नली इज ज़ीरो, देन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो सिंस ये एक इम्पोर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ। सो सेंटर ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इन शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको हम ऐसा बोलेंगे कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम is 0, then the linear momentum of that system remains conserved. कंजर्व का मतलब वो चेंज नहीं करता है। सो दिस इज नोन एज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो राइटिंग प्रिंसिपल इज कि एक्सटर्नल फोर्स का ज़ीरो होना। नाउ अगर ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो है तो हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा है तो वाई डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। जेड डायरेक्शन में अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है तो जेड डायरेक्शन के फोर्स को देखना होगा। सो एज एन एग्जाम्पल ये भी पॉइंट लिख देता हूँ कि इफ़ net force in x direction is 0, that will imply that linear momentum is conserved or constant in x direction. Similarly for y direction, z direction and all the three directions, right? So अगर नेट फोर्स जीरो आएगा तो थ्री डायमेंशनली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे, एक डायरेक्शन में आएगा तो उस डायरेक्शन में कराएंगे ना। ये एक्स डायरेक्शन के अलावा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। आप जानते हो कि आप चाहो तो इस तरह से एक्स डेस वाई डेस भी बना सकते हो। तो अगर एक्स डेस डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो आ रहा तो उस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम आप कंजर्व करा सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ दिस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैन बी अप्लाई। इसी पर कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट। सो एग्जाम्पल रीड्स टू पार्टिकल कोलाइड एज शोन इन द फिगर। सो फिगर में मैं डिटेल देने वाला हूँ और अननोन वेलोसिटी अपने को पता करना है। सो लेट्स अपने पास दो पार्टिकल हैं, ये m मास का पार्टिकल है, ये 2m मास का पार्टिकल है, और ये लेट से किसी वेलोसिटी से जा रहा था, u वेलोसिटी से जा रहा था, और लेट से ये रेस्ट कंडीशन पे था। इसके बाद आपको ये बताया जाता है कि जो m मास का पार्टिकल है वो रेस्ट पर आ गया, और दूसरा ये 2m मास का पार्टिकल है, किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। ये v हमारे लिए अननोन है, और ये जो दो पिक्चर्स दिखाए गए ये बिफोर दिखाया गया, दैट मीन्स बिफोर द कोलिजन, दैट इज़ आफ्टर द कोलिजन। सो बिफोर द कोलिजन का ये सिनेरियो था, आफ्टर द कोलिजन कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, और अपने को बताना है कि अननोन वेलोसिटी v कितना होने वाला है। आपको ये भी गिवन होगा कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। सो ये टिपिकल प्रॉब्लम है जो कोलिजन से रिलेटेड है। अभी हम लोग कोलिजन को और भी डिटेल में समझेंगे कभी। तो उससे पहले ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल है ना। यहाँ पर कैसे समझना है कि क्या चल रहा है। सो अपने पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इससे इसका मीटिंग होने का, तो अपने को पहले एक सिस्टम डिसाइड करने का। सो लेट्स से डिसाइड करते हैं एक सिस्टम। उस सिस्टम में दो पार्टिकल्स लेते हैं, m मास का ऑब्जेक्ट एज वेल एज 2m मास का ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को कलेक्टिवली एक सिस्टम हम एज्यूम करेंगे।
सो अगर इन दोनों को एक कलेक्टिवली एक आपने एक सिस्टम को एज्यूम किया तो आप इन पर देखेंगे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंड बिफोर। सो आप देखोगे एक एम का फोर्स नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फर्स्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, सेकंड में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आता है वो फ्रिक्शन की वजह से आता है और आपने स्मूथ बोल करके फ्रिक्शन को रिमूव कर दिया है। आफ्टर कोलिजन आप पाओगे देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन आइदर ऑफ द टू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर फोर्सेज आर ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन एक सिचुएशन होगी जब ये कोलाइड कर रहे होंगे ड्यूरिंग द कोलिजन। जब आप ड्यूरिंग देखोगे तो फिर इन द ड्यूरिंग द कोलिजन दे विल बी इन इम्पैक्ट, उन दोनों में आपस में ज्वाइन हुए होंगे। तो ड्यूरिंग की सिचुएशन में आप पाओगे कि दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया है और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। सो फर्स्ट ने सेकंड को इस तरह से लगाया होगा, सेकंड ने फर्स्ट पर इधर से लगाया होगा। सो अगर आपने इंडिविजुअल एक पार्टिकल को वॉच करोगे तो इंडिविजुअल एक पार्टिकल पर ड्यूरिंग कोलिजन एक फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेकंड पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। लेकिन अगर आपने कलेक्टिवली दोनों को देखा है, कलेक्टिवली देखा है, सो इन केस ऑफ कलेक्टिव वॉचिंग यू विल फाइंड कि ये जो फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्स बन जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए इस सिस्टम को, जिस सिस्टम को हम लोगों ने ऑप्ट किया है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, यू विल फाइंड कि एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा। सो पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई किया करना है कि क्या किसी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो मिलता है। सिंस ऐसा मिल रहा है तो अब हम लोग कुछ क्लेम कर पाएंगे। क्या क्लेम कर पाएंगे कि अगर फोर्स जीरो आया तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन पॉसिबल है। अब ये कभी भी लगा सकते हो आप, ड्यूरिंग और बिफोर लगा लीजिए, या ड्यूरिंग आफ्टर लगा लीजिए, या बिफोर एंड आफ्टर लगा लीजिए। बेसिकली ड्यूरिंग का मतलब कोई खास है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमको बिफोर की इन्फॉर्मेशन पता है, आफ्टर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो बिफोर एंड आफ्टर में हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो भी एक्स डायरेक्शन में। ना इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा और फाइनल निकालना पड़ेगा और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी द रूल। सो लेट्स फाइंड इनिशियली। बिफोर इनिशियली कितना रहा होगा, इनिशियली लीनियर मोमेंटम आप बोलोगे फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का m1v1 प्लस m2v2, दैट इज हाउ द रूल इज गोइंग टू बी गो। सो दिस इज गोइंग टू बी m1v1 प्लस m2v2। नाउ m1 की जगह पर आप m लिख लीजिए, v1 की जगह पर u, क्योंकि i डायरेक्शन में है, और u i कैप लिख सकते हो, और सेकेंड वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पर है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल के बारे में बात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला अगेन, m ज़ीरो हो जाएगा प्लस 2m, उसके लिए v वेक्टर मान लेते हैं और v i कैप मान लेते हैं। ये v आपने i कैप एज्यूम कर लिया और ये v वेक्टर है। अब दोनों को इक्वेट करा दीजिए, यहाँ पर प्लेस करेंगे। सो अपने को मिलेगा m u i कैप इज इक्वल टू ट्वाइस m v वेक्टर। तो यहाँ से अपने को v वेक्टर एज ए डायरेक्शन विद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। सो व्हाट इज v वेक्टर इज कमिंग एज, m से m कैंसिल हो गया, दिस इज गोइंग टू बी u बाई 2 इन i कैप डायरेक्शन। ऑफ कोर्स ये वन डायमेंशन था, डायरेक्शन तो आपको ऑलरेडी पता था, तो यहाँ से अपने को मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u बाई 2 हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि कब हमको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। सो कंडीशन इज कि पहले अपने को पता करना है कि क्या उस पर एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है, किस पर, एक सिस्टम पर। कौन सा सिस्टम है वो आपकी चॉइस है, वो आपको क्लेवरली और स्मार्टली चूज करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर सपोज के लिए हम केवल सेकेंड बॉल को चूज करते हैं एज ए सिस्टम 2m मास को, तो आप पाओगे कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता। तो सिंस अगर एक्सटर्नल फोर्स कभी भी लगता है ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, तो फिर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नाइदर इन द सेकेंड पार्टिकल इंडिपेंडेंटली, नाइदर ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंटली, बट ऑन द टू पार्टिकल्स टुगेदर, क्योंकि टुगेदर ये फोर्स नलीफाई हो जाएगा। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं चल रहा है, कोई वेलोसिटी वर्टिकल की नहीं है, और दूसरी बात वहाँ पर mg और नॉर्मल डायरेक्शन सभी लग भी रहे हैं, राइट। सो दिस इज वन टिपिकल एग्जांपल रिलेटेड टू द कोलिजन and using of linear momentum conservation. Now let's take another example. Well, so there is a next example, a good example. इसमें कई सारे concepts आपको समझ लिंक करके उनका application समझेगा. It says कि two blocks connected with a spring as shown in the figure. So ये block spring connection दिखाया गया है और they are placed on a horizontal surface which is a smooth in nature.
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मूथ है इसका मतलब है कि बाहर से फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है। सो जो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो ज़ीरो रहेंगे एक्सटर्नली। इफ ब्लॉक M1 इज गिवन अ वेलोसिटी U1 इनिशियली एंड देन वी नीड टू फाइंड समथिंग। सो यहाँ पर आपको गिवन है M1 की वैल्यू 3 kg है, M2 का वैल्यू 2 kg है, K का वैल्यू भी गिवन है। सो इनिशियली केवल M1 को अपने वेलोसिटी दिया है और M2 रेस्ट पर है। फिर अपने को आंसर बताना है। जैसे फर्स्ट पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ blocks when spring is maximum compressed, when spring is in maximum compression। तो ये कि बॉर्डन क्वेश्चन है और आपको ये समझना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आने वाला है और उस समय ब्लॉक की वेलोसिटीज़ क्या होंगी वो अपने को बताना है। मैक्सिमम कंप्रेशन। सो अब आप देखोगे कि जब आपने फर्स्ट को वेलोसिटी दिया, सेकंड रेस्ट पर है, तो पहले ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी और फिर जब ये कंप्रेस होने लगेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगी, ये इस पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट की वेलोसिटी कम होने की क्योंकि रिटार्ड होना स्टार्ट होगा, सेकंड की वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा होगा। सेकंड का जो वेलोसिटी इनिशियली वो 0 है, फर्स्ट की वेलोसिटी जो है वो U1 है, दैट इज़ 4 है। सो ये 4 से रिड्यूस होकर के 0 की तरफ जाएगी और ये 0 से बढ़ करके आगे की तरफ जाएगी। तो जब ये रिड्यूस हो रहा होगा और ये बढ़ रहा होगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी और जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी उस मोमेंट पर आप पाओगे कि इसका जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये कंप्रेस हो रहा होगा उस मोमेंट तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। जब दोनों की वेलोसिटीज़ बराबर आ जाएंगी उस मोमेंट पर ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा। सो यहाँ से जो अपने को पॉइंट कैरी करना है वो ये कि एट द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ द पार्टिकल्स विल हैव सेम वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इसको आप नोट पे भी लिख सकते हो कि जब कभी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो बोथ एंड विल बी हैविंग द सेम velocities। So at maximum compression और that for sake is maximum elongation में भी ये true होने वाला है, तो ये जनरल पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। एट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम elongation both blocks have same velocity। सो माइंडेड की एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आपको नोट भी करना है और इसको जस्टिफाई करने के और भी तरीके हैं। लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग x मानते हैं, राइट, तो जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा तो dx/dt ज़ीरो हो जाना चाहिए। dx/dt ज़ीरो होने का मतलब हुआ x के चेंज होने का रेट ज़ीरो हो गया है। वो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, चाहे वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो या फिर वो मैक्सिमम इलोंगेशन का केस हो। और अगर ये x का रेट ऑफ चेंज ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो आनी चाहिए। इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी और रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होने का दूसरा मतलब ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, राइट। तो उस तरह से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फाइन। सो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दैट इंस्टेंट कि जब इनके पास मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा तो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो गई होगी और उस मोमेंट पर इसके पास अगर v वेलोसिटी है तो इसके पास भी v वेलोसिटी रही होगी, सो दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम ज़ीरो। सो इन केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, ये वो सिचुएशन है जो मैक्सिमम कंप्रेशन है स्प्रिंग का। सो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग यू विल फाइंड कि बोथ विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। इसके बाद इट्स बिजनेस एज यूजुअल। फिर आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये आपने वेलोसिटीज़ बनाया था उस डायरेक्शन में कोई एक्स फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो आप क्लेम कर सकते हो सिंस फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो, हैंस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज फीजिबल इन एक्स डायरेक्शन। और ये फिर किसी भी दो इंस्टेंट पे लगा सकते हो। अगेन आपको देखना होगा किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, M1 और M2 पुटिंग टुगेदर, क्योंकि जो स्प्रिंग का फोर्स आएंगे वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे अगर हमने M1 M2 को
एज ए सिस्टम कंसिडर किया। अगेन नॉट ओनली M1, अगर केवल M1 को कंसिडर करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, M2 पर भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, बट M1 M2 पर कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा। उसके बेसिस पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा देंगे, फिर क्लेम करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियली कौन सी चूज़ करनी है, जो गिवन सिचुएशन है वो इनिशियल हो गया। फाइनल कौन सा ऑप्ट करना है, फाइनल वो ऑप्ट करना है जो आपको पता करना था, जो आपने अभी ड्रॉ किया है, जिसको हम मैक्सिमम कंप्रेशन केस ट्रीट कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना रहा होगा, अब बोलोगे ये M1 U1 वेक्टर आया होगा और M2 0 रहा होगा, इंटू ज़ीरो रादर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, M1 V वेक्टर आएगा प्लस M2 V आएगा, दोनों के पास V वेलोसिटी होगी। ये कहाँ से कंफर्म हुआ, इसके पीछे रीज़न ये था कि मैक्सिमम एलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन विल गिव यू नो रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स दे विल हैव द सेम वेलोसिटी। सिंस अभी आई डायरेक्शन में चल रहा है तो इसलिए वेक्टर को आप आई कैप से रिप्लेस कर दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा M1 U1 प्लस M2 is equal to, rather sorry, so this has to be equal to M1 plus M2 into V। so यहाँ से अपने को V पता चल जाएगा, तो velocity is coming as M1 U1 divided by M1 plus M2। ये उस केस के लिए velocity है जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और दोनों ब्लॉक के पास वेलोसिटी जो आएगा वो सेम वेलोसिटी आएगा, सेम वेलोसिटी। सो आई एम यूजिंग वर्ड सेम वेलोसिटी माइंडेड कि इसका मतलब है उनकी डायरेक्शन भी सेम आएगी, not only the magnitude but also the direction। so M1 की वैल्यू now you can place the values, this is 3, M2 और U1 का वैल्यू अपने को 4 निकाला और given था। in place of M1 we will write as a 3, in place of M2 we will write as a 2, so it becomes 12 divided by 5 meter per second। so this becomes the velocity for blocks or off blocks when there is a maximum compression, right। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस तरह से बनते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन बोलेगा या मिनिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन बोलेगा, दोनों के लिए सेम वेलोसिटी को अपने को पकड़ना है। मोरओवर यहाँ पर मैंने जो एक ही पार्टिकल के पास वेलोसिटी दी थी, अगर मैं सेकंड के बारे में देता तो भी आप समझ सकते थे कि रूल यही रहता, वो यहाँ पे ज़ीरो की बजाय कोई और टर्म आ जाता और इस तरह से अपना आंसर क्लियर हो जाता, राइट। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट इसका मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, जो कि वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। इसी का सेकेंड पार्ट, अगर आपसे ये के आपको दे रखा है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें कितना कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ होगा, तो क्या आप बता सकते हो। सो बी पार्ट इज एज अ होमवर्क दैट सेज फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सो इसके लिए क्या करना है, मैं हिंट भी दे रहा हूँ आपको, एनर्जी कंजर्वेशन आपको यूज़ करना है। इनिशियली कितना एनर्जी था, फाइनली कितना एनर्जी है, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ सरफेस था। सो आप पाओगे कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एंड देन यू कैन गो फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सो दैट इज़ होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।